गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। वो थे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। इसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आता है थायमिन, जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। जहाँ पर पॉलिश किए हुए चावल का मुख्य रूप से सेवन किया जाता है, वहाँ के लोगों को ये रोग अधिकतर देखने को मिलता है। और इसके ऊपर कई विद्वानों ने इसके ऊपर कई रिसर्च किए हैं और उससे यही पता चला कि जब उन्होंने देखा कि 1987 में आइजैक मैन ने पक्षियों पर अनेक शोध किए। उन्होंने पक्षियों को पॉलिश किए हुए चावलों को खिलाया, जिससे उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया था। इसलिए और जब उनको चावल का ऊपरी भाग या जिसे हम भूसी कहते हैं उसे खिलाया तो वो स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब ये किसी तत्व की कमी हो जाती है जो नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है, परंतु चावल के ऊपरी परत या भूसी में रक्षात्मक तत्व पाए जाते हैं। ये रक्षात्मक तत्व पदार्थ जो होते हैं वो बेरी बेरी से रोग से शरीर की रक्षा करता है। इनका रासायनिक संगठन देखें तो थायमिन एक पायरिमिडिन रिंग तथा थाइजोल रिंग होता है। लाइमन एक्सेट ने 1937 ईस्वी में खमीर से थायमिन को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि खमीर में थायमिन पायरोफॉस्फेट यौगिक के रूप में रहता है। ये इसका डायग्राम दे रखा है। ये इतना हमारे कोर्स में इतना नहीं है, हमें केवल इसके कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोग पढ़ने हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। थायमिन जो होता है जल में घुलनशील होता है, आंशिक रूप से अल्कोहल में भी घुल जाता है। ये रंगहीन रवेदार होता है, ये अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। इसे यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करें तो ये नष्ट हो जाता है। इसका स्वाद खमीर जैसा तथा गंध जो होती है विशेष प्रकार की होती है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसके कार्य। थायमिन के कार्य फर्स्ट है वृद्धि में सहायक। थायमिन शारीरिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विटामिन भूख को बढ़ाता है। जब भूख बढ़ती है तो निश्चित ही प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सकें। नेक्स्ट है कार्बोज के चयापचय में सहायक। जिस शरीर में जो थायमिन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यौगिक के साथ भी उपलब्ध रहता है। थायमिन फॉस्फेट के साथ यौगिक के रूप में रहता है, जिसे थायमिन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। थायमिन पायरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम है जिसे कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। थायमिन कार्बोज के चयापचय के लिए आवश्यक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट कार्बोज को CO2 एवं एसिटेल एल्डिहाइड में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तब थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता, फलतः कार्बोज का चयापचय भी उचित रूप से पाता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है DNA व RNA के निर्माण में सहायक। थायमिन RNA एवं DNA के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। DNA एवं RNA के निर्माण के लिए राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। इस राइबोज का निर्माण भी थायमिन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है नाड़ियों को सामान्य स्थिति में बनाए रखने में सहायक। थायमिन पायरोफॉस्फेट कार्बोज के चयापचय के लिए आवश्यक है। इस विटामिनहीनता के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और इसकी वजह से नाड़ी ऊतक एवं पेशियां जो होती है वो प्रभावित होती है। नाड़ी पेशियों ऊतकों तक कार्बोज नहीं पहुंच पाता, जिससे इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। नाड़ियों में थायमिन टाइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ये नाड़ियों के आवरण माइलिन शीथ को स्वस्थ एवं चुस्त बनाए रखने में सहायक होता है। थायमिनहीनता के कारण माइलिन शीथ, मस्तिष्क, सूक्ष्मनाड़ी, गैंग्लिया आदि की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और फलतः नाड़ी संस्थान में विकृतियां उत्पन्न होने लगती है और उससे संबंधित लक्षण भी देखने को मिलते हैं। फिर है रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में थायमिन की मात्रा को कम करने में थायमिन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायमिन उपस्थित रहता है तब रक्त में इसकी मात्रा 0.4 से 0.6 mg पर 100 ml होती है, जबकि थायमिन से ग्रस्त रोगियों में पायरुविक अम्ल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और ये बढ़कर 2 से 4 mg पर 100 ml हो जाती है। रक्त में पायरुविक अम्ल की अत्यधिक मात्रा शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। ये थायमिन पायरोफॉस्फेट पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत कर एसिटेल्डिहाइड में बदल देता है, फलतः रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा में सामान्य वृद्धि होने लगती है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। थायमिन रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं या जिसे WBC भी कहते हैं कि रोगाणु क्षमता में वृद्धि करता है और ये पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को भी सामान्य बनाए रखता है। पाचन क्रिया में सहायता करना। वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए शोध से निष्कर्ष निकला है कि थायमिन पाचन तंत्र आंतों को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिनहीनता के कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, भूख में कमी होने लगती है और
आंतों में विकार उत्पन्न हो जाता है। आंतों की श्लेष्मिक कला की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, फलतः आंतों में घाव हो जाते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो जाती है और रोगाणुजनक जीवाणु का आक्रमण बढ़ जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ जाती है। तो इसका मुख्य काम है ये पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखता है। भोजन के प्रति अनिच्छा, अपच, अजीर्ण, मर्दांगनी, अतिसार, कब्ज आदि पर नियंत्रण पाने के लिए थायमिन आवश्यक है। इसके अभाव में दस्त, अतिसार, वमन, पेट दर्द आदि की शिकायत बनी रहती है। इसके अलावा ये शरीर के भीतरी अंगों को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाए रखने में भी थायमिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कोशों को शक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। ये विटामिन ट्रांस कार्टिलेज एंजाइम को सक्रिय बनाने में सहायता करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं और इसका मेन कार्य यही होता है कि हमारी पाचन क्रिया को भी स्वस्थ बनाए रखता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमी के प्रभाव देखेंगे कि थायमिन की कमी का प्रभाव, अगर हम इसको हमारे आहार में अगर थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं करेंगे तो इसकी कमी से भी कई रोग देखने को मिलते हैं। इसकी जैसे कि बेरी का नाम आपने सुना होगा। थायमिन की कमी से बच्चों में और बड़ों के अंदर बेरी नामक रोग हो जाता है और इस विटामिन की कमी से वॉर्निक्स-कार्सिफोक सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो इस थायमिन की कमी के जो प्रभाव हैं, जो बेरी लक्षण है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी। इनका हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। थैंक यू।